हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन समय है और पढ़ाना है तो फिर पढ़ाएंगे ही। कोई चारा नहीं है इसमें तो। दोस्तों, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की चर्चाएं चल रही थी जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे। मान लीजिए अपने पास ओहो अपने पास एक अच्छा, ये फिगर ड्रॉ हो गया था। फिगर कोई नहीं दोस्तों। मान लीजिए अपने पास एक एल एन एम टाइप का फ्रेगमेंट था। मैंने डिस्कस कर दिया था पिछली वाली क्लास में। मैं तो अभी ये इसको नहीं पढ़ा रहा, मैं तो आगे अब आज अपन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैंने जो पिछली बार पढ़ाया था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस, वो कितने मैकेनिज्म से चल सकते हैं और मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है, कब कैसा होता है। आज तो अपन इसकी चर्चाएं करेंगे। आज तो अपना चर्चा का विषय ये रहेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, उससे मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं तो बस सिंपल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा दे देता हूं सो दैट कि आप लैक ना कर जाए। अगर आप इस क्लास में जुड़े तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप पिछले वाली क्लास ले, उसके बाद फिर यहां पर आए। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हमने देखा था, कुछ नहीं किया था। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनको उठा के यहां जोड़ दिया था। मेटल को ऑक्सीडाइज कर दिया था। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 से बढ़ा दिया था। उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी 2 से बढ़ा दिया था और उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को भी 2 से बढ़ा दिया था। हमने इस बात की चर्चाएं की थी लास्ट क्लास में। हमने यही चर्चा की थी। इसी को आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इसी को आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, या फिर आप इसे कहते हैं कि इस मेटल फ्रेगमेंट का 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 इस एक्स वाई बॉन्ड में इंसर्ट कर जाना, घुस जाना। अरे ऐसा ही तो हो रहा है ना, ये उठ के इनके बीच में घुस तो रहा है, इनके बीच में घुस जा रहा है, मतलब ये बॉन्ड तोड़ दे रहा है, इनके बीच में घुस जा रहा है, इनके बीच में घुस जा रहा है, मतलब यहां पर जाके ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, जिसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हुआ है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। क्या क्या हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज जो हुआ है वो 2 का हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया है 2 से। मतलब यहां पर अगर n था, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मेटल का n था, तो यहां पर n+2 हो गया। अरे ये और जुड़ गया ना, एक ये और एक ये, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी 2 से बढ़ गए, 2 से बढ़ गए। अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन था तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई, ये 16 इलेक्ट्रॉन थी तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, 2 ये भी बढ़ गया। ये चर्चाएं हमने पिछले क्लास में कर ली थी, ये चर्चाएं अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको बताए थे। लेकिन दोस्तों, आज अपने चर्चा का विषय, आप मैंने ये तो समझा दिया था कि ये होता है, ये अगर हुआ, अगर ऐसा कुछ दिखा तो आप कहेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी हमने, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। प्रॉपर्टीज मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे, इन रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे। मतलब ऐसा रिएक्शन होने के लिए, ये होने के लिए, ये हो जाए तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल कैसा हो, ये कैसा हो, ये कैसा हो, ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन दे दे, जो इलेक्ट्रॉन लुटा दे, जिसकी जिसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कम से कम 2 यूनिट का गैप हो और दोनों ही जबरदस्त स्टेबल हो, जो हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर को भी झेल ले, जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से 6 पे चला जाए। समझ गए आप मेरी बात। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। मैंने ये भी बता दिया था कि कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड स्पीसीज क्या होते हैं। समझ गए आप मेरी बात। तो मैंने इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज की चर्चाएं कर दी थी। बेसिक प्रॉपर्टी में मेटल के कैरेक्टर्स की बात कर दी थी, मेटल का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए इसकी मैंने चर्चाएं कर दी थी। और मैंने बता भी दिया था, मैंने बताया था, आप याद कीजिए आयरन कोबाल्ट निकिल वाला केस, ये वाला मैंने बताया था। और मैंने बताया था यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां चलते हैं, तो फिर यहां पर ये क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, ये +1 में था, ये +2 में था। सारे D8 टाइप की स्पीसीज थी, लेकिन क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ईज ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन घट रहा है, क्योंकि ये नहीं जाना चाहेगा +4 में, निकल +4 में नहीं जाना चाहेगा, ना 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 नहीं जाएगा। और ऐसे अपन ने नीचे भी चर्चा की थी, उन्होंने यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े,
ठीक है, इधर पिटाई और होगी। अरे ऑस्मियम, यही है, इन्हीं की चर्चा अपन ने की थी। यहां से यहां चलेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, यहां से यहां चलेंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन की टेंडेंसीज घट जाएंगी, और यहां से यहां चलेंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन की टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फेवर करते हैं। फेवर, इट फेवर्स, और ये फेवर नहीं करता, निकल फेवर नहीं करता, क्योंकि डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल होते हैं, बहुत आसानी से ओवरलैप कर जाते हैं, बहुत आसानी से इंटरैक्ट कर जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात, समझ गए आप मेरी बात। तो ये सारी बातें थी, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। लिगेंड कैसे होने चाहिए, लिगेंड कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो मेटल को इलेक्ट्रॉनिकली रिच बनाए। ये सारी चर्चाएं मैंने कर दी थी यार, बेसिक प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चाएं मैंने कर दी थी मेटल और लिगेंड की, सो दैट कि वो बहुत आसानी से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाए। ये मैंने चर्चाएं कर दी थी। आज अपन चर्चाएं मैकेनिज्म की करेंगे, मैकेनिज्म, क्योंकि मेरी क्लास है, तो मेरी क्लास तो कभी छोटी होती नहीं है, मेरा कंटेंट तो कभी कम होता ही नहीं है। तो फिर ऐसे में आप ये सोचें कि सर 2 क्लास में ऑक्सीडेटिव एडिशन पूरा पढ़ा देगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। 2 क्लास का तो टॉपिक है ही नहीं ऑक्सीडेटिव एडिशन। मैकेनिज्म दरअसल दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन के। SN2 लाइक, जैसा कि आप ऑर्गेनिक में देखते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप देखते हैं ना यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी भरमार है रिएक्शन मैकेनिज्म की, बहुत से रिएक्शन है उसमें। और दोस्तों आपके लिए खुश खबर ये है कि मैं नेट की बुक को टॉपिक वाइज करने में लगा हुआ हूं, और वो बहुत जल्द मैंने उनके टॉपिक्स को कैटेगराइज कर लिया है, टॉपिक्स को कैटेगराइज कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस है ना, उनको टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर दिया है। मतलब मैंने बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक है, ये मैंने मेरी तरफ से कैटेगराइज कर लिया है। बस अब ऑपरेटर का काम रह गया है, ऑपरेटर जल्द से जल्द उसे उस बुकलेट के फॉर्म में ला देगा, उस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज के फॉर्म में ला देगा। बस उसके बाद चीजें बेहद आसान हो जाएंगी, आप चिंता ही मत करिए, वो मैंने कर दिया, मैंने मेरे एंड वाला काम कर दिया है, घबराइए ही मत। ऐसा बिल्कुल सोचिए ही मत कि पारस सर उसे नहीं करेंगे, पक्का ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, जब दुनिया कर रही तो मैं क्यों नहीं करूंगा। समझ गया मेरी बात। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरमार है, और वहां पर जैसे बहुत से मैकेनिज्म पॉसिबल हैं, उनमें से एक SN2 लाइक SN2 होता है, SN1, SN2, SN प्राइम, ठीक है, E1, E2, SNAR, और बहुत से रिएक्शन है। समझ गए आप मेरी बात, बहुत से मैकेनिज्म है। तो ठीक वैसे ही बेंजाइन है, एडिशन एलिमिनेशन है, जो भी है, वैसे ही एक SN2 लाइक मैकेनिज्म से भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं। क्योंकि SN2 आपने ऑर्गेनिक में बहुत पढ़े हैं, तो इसको समझना बेहद आसान है। तो इसलिए मैं शुरुआत SN2 से ही करता हूं, SN2 से ही अपन शुरुआत करेंगे, इसी से अपन शुरुआत कर लेते हैं। इसके अलावा अच्छा, फिर आपका सवाल तुरंत आ जाएगा, सर अगर इतने प्रकार के रिएक्शन मैकेनिज्म हैं, अगर इतने प्रकार के रिएक्शन मैकेनिज्म हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि सभी, मतलब एक मैं रिएजेंट ले लूं और ये इन चारों पॉसिबल मैकेनिज्म से रिएक्ट करेगा या इन चारों पॉसिबल मैकेनिज्म से चलेगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही चारों से चल जाए, अरे भाई एक का ही एडिशन चारों से हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। SN2 से कौन जाएंगे, 3 सेंटर्ड कंसर्टेड मैकेनिज्म से कौन ऑक्सीडेटिवली ऐड होंगे, आयनिक मैकेनिज्म से कौन ऐड होते हैं, और रेडिकल मैकेनिज्म से कौन से सबस्ट्रेट ऐड होते हैं, कौन से सबस्ट्रेट ऑक्सीडेटिवली ऐड होते हैं मेटल फ्रेगमेंट पर, यह भी तो चर्चा का विषय होगा ना भाई। अरे यहां पर इसका जो मामला है, ये वाला जो मामला है, दरअसल यही सब कुछ डिसाइड करता है। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि ये कितनी आसानी से ऑक्सीडेटिवली ऐड कर सकता है किसी रिएजेंट को अपने ऊपर, आप इसे सबस्ट्रेट बोलिए, वैसे ये सबस्ट्रेट है, क्योंकि अब अपनी जो डीलिंग है ना, वो क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, कार्बन आएगा, तो आप इसे कार्बन सबस्ट्रेट बोलिए एक तरीके से, तो ये सबस्ट्रेट हो गया। तो फिर ये अगर सबस्ट्रेट बदल जाता है, तो फिर एडिशन का मैकेनिज्म भी बदल जाता है। मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, 4 वो मैंने पॉसिबल तरीके बताए, इन 4 पॉसिबल तरीकों से ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है। अगर आपका ये बदला तो मैकेनिज्म भी बदलेगा। समझ गए आप मेरी बात, अलग अलग मैकेनिज्म से हो सकते हैं
पहला मैकेनिज्म हमारे बहुत बहुत देखा भाला है, कई बार इसे डील किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो खूब पढ़ी है, तो इसको तो खूब देखा है, तो पहले इसी की चर्चाएं करते हैं। थ्री सेंटेड कंसर्टेड मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, आयनिक मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं। कौन से सबस्ट्रेट होंगे जो अलग इन मैकेनिज्म से चलेंगे, चलिए इसकी भी चर्चा कर देता हूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं, और फिर अपन डिटेल्ड में चर्चा करेंगे SN2 लाइक की, SN2 की चर्चा फिर डिटेल करेंगे अपन। देखिए दोस्तों, जब भी कभी आपके पास सबस्ट्रेट, जब भी कभी आप H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा रहे होंगे, या CH बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा रहे होंगे, या CC बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा रहे होंगे, या फिर अराइल हैलाइड का या फिर विनाइल हैलाइड्स का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा रहे होंगे, तो उस दौरान दोस्तों वो रिएक्शंस हमेशा थ्री सेंटर्ड कंसर्टेड मैकेनिज्म से चलेंगे। ये बहुत कमाल की चीज मैं बता रहा हूं आपको। मैकेनिज्म, सबसे पहले मैकेनिज्म कौन से मैकेनिज्म से होगा, 4 पॉसिबल मैकेनिज्म में मैंने लिख दिया। इस मैकेनिज्म से कौन कौन से सबस्ट्रेट ऑक्सीडेटिवली ऐड होंगे, तो H2 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप, ओहो, क्योंकि कंसर्टेड मैकेनिज्म है मतलब एक ही स्टेप में होने वाला है। अरे कंसर्टेड से पेरिसाइक्लिक याद आ रहा होगा ना यार, कंसर्टेड का क्या मतलब है, पेरिसाइक्लिक, जो वन स्टेप में होते हैं, पेरिसाइक्लिक, या फिर इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन किससे किससे इपॉक्सीडेशन, पर एसिड से, पर एसिड से जब इपॉक्सीडेशन करते थे तो वो भी तो वन स्टेप प्रोसेस होती थी ना। अरे याद करो यार, बोलो भाई। तो यहां पर कंसर्टेड मैकेनिज्म से ये होंगे, एक स्टेप से होंगे, एक स्टेप से, एक ही स्टेप से, समझ गए आप मेरी बात, एक स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक में बात करेंगे तो ऑर्गेनिक वाला जो SN2 होता है, ऑर्गेनिक वाला SN2, यहां वाला SN2 नहीं, ऑर्गेनिक वाला SN2 जो होता है वो क्या होता है सर, एक ही स्टेप में हो जाता है वो तो सर, उसमें तो सर इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसमें सर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बस एक ही स्टेप में हो जाता है, वो तो वन स्टेप है सर वो। अरे SN1 रिएक्शन जो अपन देखते थे, SN1 वो 2 स्टेप में होता था। पहले क्या होता था, कार्बोकैटायन बनता था, कार्बोकैटायन बनता था और दूसरे वाले पर फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, तो 2 स्टेप में होता था। अरे SN1 ऑर्गेनिक वाला 2 स्टेप में होता था, अब ये भी नहीं आता क्या, SN2 सर एक ही स्टेप में हो जाता था ऑर्गेनिक में, लेकिन यहां पर एक स्टेप में नहीं होता, यहां पर एक स्टेप में नहीं होता, समझ गए। तो वहां पर क्या होता था, ऑर्गेनिक वाला जो SN2 था वो एक तरह से कंसर्टेड ही तो था, बस सब कुछ एक ही बार में हो रहा है, एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है। तो यहां पर थ्री सेंटेड मैकेनिज्म से ये ऑक्सीडेटिवली ऐड होते हैं मेटल फ्रेगमेंट पर, और ये एक स्टेप में पूरी प्रोसेस होती है, नंबर ऑफ स्टेप एक ही स्टेप में होगा। कार्बन पर अगर कार्बन इन्वॉल्व है, हाँ है ना सर, ये कार्बन इन्वॉल्व है, ये कार्बन इन्वॉल्व है, तो फिर ऐसे में इस कार्बन पर अगर ये स्टीरियोजेनिक है तो फिर रिटेंशन रहेगा। ये चार्ट बहुत काम का है आपका, आप इसको नोट कर लेना भाई, बहुत काम का है ये। इसको मैं आज भी डिस्कस कर रहा हूं, ओवरव्यू देने के लिए आज डिस्कस कर रहा हूं, और इसको मैं लास्ट में भी, जब इनका ये चारों मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, तो फिर दोबारा मैं इसको रिपीट करवाऊंगा, इसको याद रखना। और ऐसे में क्या होगा, HH वास्का में दिखाया था मैंने पिछली क्लास में, वास्का कॉम्प्लेक्स में मैंने H2 का एडिशन हाइड्रोजनेशन करवाया था उसका, तो सिस ही जोड़े थे, सिस जोड़े थे। मेटल पर जो 2 जुड़े हैं ना, मेटल पर जो आके जो 2 X और Y जो 2 जुड़े हैं ना, दोनों एटम्स, उनकी मेटल पर आपस में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, सिस है सर, सिस, समझ गए आप मेरी बात। दूसरा पोलर, मान लीजिए X2 का एडिशन करवा रहे हैं आप, तो X2 का एडिशन मेटल फ्रेगमेंट पर 2 स्टेप में होता है, क्योंकि X2 है, कार्बन तो है ही नहीं, अरे X मतलब हेलोजन यार, कार्बन तो है नहीं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो कोई बात ही नहीं है। और यहां पर ये ट्रांस होता है, ये कमाल की बात है, कमाल की। ये है तीसरा SN2 लाइक, ये अभी अपने काम का है, ये अपने काम का है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए मिथाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेटिव एडिशन किस मैकेनिज्म से होगा, तो आप कहोगे सर SN2 से। यहां से नहीं हो सकता, यहां से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो अराइल हैलाइड आ गए, विनाइल हैलाइड आ गए, CC बॉन्ड आ गए, CH बॉन्ड आ गए, HH बॉन्ड आ गए, इनका ऑक्सीडेटिव एडिशन थ्री सेंटर्ड मैकेनिज्म से होता है। लेकिन मिथाइल हैलाइड का, मिथाइल ब्रोमाइड का, मिथाइल आयोडाइड का आया भी ये सवाल, पिछली बार आया है नेट में सवाल, उसने वास्का पर पूछा है मिथाइल आयोडाइड का एडिशन, और फिर उसने स्टीरियोकेमिस्ट्री यही सवाल पूछा है, यही स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दे, स्टीरियोकेमिस्ट्री यही सवाल पूछा है, मिथाइल हैलाइड्स का एडिशन
मेटल फ्रेगमेंट पर SN2 ट्रांजिशन स्टेट से होता है, SN2 मैकेनिज्म से होता है। अलाइल हैलाइड्स का, बेंजाइल हैलाइड्स का, जब भी कभी आप बेंजाइल हैलाइड देखें, जब भी कभी आप एलाइल हैलाइड देखें, या जब भी कभी आप मिथाइल हैलाइड्स देखें और उनका ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा हो, तो आप कहिए कि सर ये पक्का SN2 लाइक ट्रांजिशन स्टेट से या SN2 लाइक मैकेनिज्म से हुआ होगा। आया आपको समझ में? ये 2 स्टेप में होता है। ऑर्गेनिक में ये 1 स्टेप में होता है, यहां पर ये 2 स्टेप में होता है। ऑर्गेनिक में इन्वर्जन होती है, हाँ यहां पर भी होगी इन्वर्जन, यहां पर इन्वर्जन होगी। यही तो सबसे बड़ा एविडेंस है। इट इज द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस, यही मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस है कि रिएक्शन SN2 से गया है। अगर इन्वर्जन नहीं हुई होती तो भैया मामला नहीं बनता। यही एक कन्विंसिंग एविडेंस है, इन्वर्जन हो जाना उस कार्बन पर जिस पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहे हैं। और इसमें भी ज्यादातर ट्रांस प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब एक्स और वाई जो होंगे ना वो एक दूसरे के ट्रांस पे होंगे। मेटल पे एक्स और वाई जुड़े तो ये एक दूसरे के ट्रांसफर होंगे, ज्यादातर ये एक दूसरे के ट्रांसफर होते हैं। होता कैसे अभी बताऊंगा, चलते हैं आगे। चौथा और अंतिम टाइप का मैकेनिज्म, और ये है रेडिकल मैकेनिज्म। और ये रेडिकल मैकेनिज्म एराइल हैलाइड्स को छोड़ के, इसको छोड़ के सब में होता है। विनाइल हैलाइड में होता है, अलाइल हैलाइड्स में होता है। ये एराइल है, ये अलाइल है। एराइल और अलाइल में तो डिफरेंस पता होगा ना, बेंजाइल और मिथाइल, मतलब आर ये सब हो सकता है, अराइल नहीं होगा। इन सब में अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, इन सब का अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, अगर सबस्ट्रेट ये रहे, तो फिर ये रेडिकल मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं। इसमें भी 2 मैकेनिज्म आते हैं, एक आता है चेन और एक आता है नॉन चेन। चलिए इनकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि रेडिकल आ गए तो जहां पर भी रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल जहां पर भी आ गए वहां पर तो भैया मल्टीपल स्टेप्स चल जाते हैं। मल्टीपल स्टेप्स में फिर तो रिएक्शन होता है। और मल्टीपल स्टेप और रेडिकल तो रेडिकल तो आप जानते हैं, रेडिकल है R1 R2 R3, तो क्या है सर, प्लेनर है, प्लेनर सर, प्लेनर है। तो फिर अगर प्लेनर है तो फिर मेटल इस साइड से भी जुड़ सकता है और मेटल इस साइड से भी जुड़ सकता है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, रेशमाइजेशन हो जाएगा, रेशमाइजेशन। और फिर रेशमाइजेशन के साथ साथ जो आपके एक्स और वाई है ना, वो भी उनकी भी पोजीशन वेरिएबल होती है। कई में सिस मिल जाएंगे, कई में ट्रांस मिल जाएंगे, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है। करेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं सर, SN2 मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। नाउ SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है भाई, होता क्या है SN2 मैकेनिज्म में, मुझे बताइए। SN2 ऑर्गेनिक वाला याद करिए और थोड़ा सा मुझे बता दीजिए SN2 में होगा क्या, व्हाट विल हैपन इन SN2। सर कुछ नहीं होता सर। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल होता है सर, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पर एक कार्बन होता है, ठीक है, इस तरह से मैं बता देता हूं सर। और सर सामने इधर सर एक लिविंग ग्रुप होता है, बस कुछ नहीं होता है सर होता ही नहीं है कुछ। मुझे तो बस इतना पता है सर, यहाँ पर ये सिग्मा स्टार का एक जबरदस्त लोब है, एक जबरदस्त लोब सिग्मा स्टार का यहाँ पर इस कार्बन पे पड़ा हुआ है, और ये न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास लोन पेयर है, बस कुछ नहीं करता है सर। यहां से ना पीछे से इस पे अटैक कर देता है और इसको लूज करवा देता है सर, ऐसा करता है सर। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक का खेल है, ये ऑर्गेनिक का SN2 है, ये ऑर्गेनिक में SN2 ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो होता है ऑर्गेनिक में SN2, यही होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन लीविंग ग्रुप के सिग्मा स्टार में, तो फिर ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या होगा सर, मेटल फ्रेगमेंट होगा सर मेटल फ्रेगमेंट होगा और मेटल फ्रेगमेंट यहां पर ये क्या है सर, ऐसा ही है, सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट में हमने क्या लिया है, सबस्ट्रेट में अपन ने क्या लिया था, सबस्ट्रेट में सर बहुत जो सबसे आसान था ना वो तो था मिथाइल सर, मिथाइल था सर मिथाइल था, ये रहा मिथाइल था, मिथाइल हैलाइड। ये ले लेते हैं, ले ले इसे। ठीक है, ये हैलाइड है, ठीक है।
यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी ये सिग्मा स्टार होगा। दिस इज द सिग्मा स्टार। और अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल दे रहा था, यहां न्यूक्लियोफाइल दे रहा था, यहां न्यूक्लियोफाइल तो कुछ भी हो सकता है। अरे हाइड्रोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, आरएस नेगेटिव हो सकता है, यहां तो ये कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो कुछ भी हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना यार। और यहां पर क्या होगा, लेकिन यहां तो मेटल फ्रेगमेंट होगा, और मेटल फ्रेगमेंट अपने इससे यहां पर देगा और यहां से इसे लीव करवा देगा, लीव करवा देगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, इस मेटल फ्रेगमेंट ने इस सी एक्स सिग्मा स्टार में दिया और इसे लीव करवा दिया। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या बना, पहले स्टेप में बना दैट्स इट। और ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि मेटल दे रहा है, मेटल दे रहा है, मेटल ने दिया, मेटल दे रहा है इस कार्बन को, तो मेटल दे रहा है तो मेटल लूज कर रहा है, और अगर मेटल लूज कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, और साथ में क्या होगा, हैलाइड, जो कि लीव कर गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, हैलाइड ये बनेगा। दिस इज द केस, ये बनेगा। ये होता है ऑर्गेनोमेटेलिक्स में। और इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है सर, इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, और वो ट्रांजिशन स्टेट इस तरह की होगी, कैसी होगी, ऐसी, थोड़ा थोड़ा सा बॉन्ड बनेगा, लिविंग ग्रुप थोड़ा थोड़ा लीव किया होगा, थोड़ा थोड़ा लीव किया होगा, और ये टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट बनी है। दिस इज टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। यहां पर क्या था, यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड था, यहां पर डिस्पर्स हो गया है, डिस्पर्स, कुछ यहां पर रह गया, कुछ यहां पर रह गया है। तो फिर ऐसे में ये वाला क्या था, ये ज्यादा आयनिक था, ट्रांजिशन स्टेट कम कम आयनिक है, कम पोलर है। आया आपको समझ में, कम पोलर है। ये एक पहला केस है, पहला केस, पहला केस, जहां पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेकिन यहां पर ये क्या है, यहां पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहां पर ये क्या है सर, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और अगर ये न्यूट्रल है तो फिर ऐसे 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 इनके काउंटर पार्ट भी तो हो सकते हैं ना, अरे ऐसे इनके काउंटर पार्ट भी तो हो सकते हैं ना। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर रिएक्टेंट ज्यादा पोलर है, रिएक्टेंट आयनिक स्टेट में है, ट्रांजिशन स्टेट लेस पोलर है क्योंकि चार्ज डिस्पर्स हो गया है। अरे आप मेरी बात समझ रहे हो, यहां पर ये रिएक्टेंट ज्यादा आयनिक है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट कम कम आयनिक है, कम पोलर है, क्योंकि चार्ज डिस्पर्स हो गया है। लेकिन इस वाले की अगर, इन दोनों की अगर अपन कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो फिर ऐसे में ये तो आयनिक चार्ज है, ये तो आयन है, जबकि ये तो न्यूट्रल है। तो फिर इसका एक न्यूट्रल काउंटर पार्ट ले लेते हैं, जिसको अपन इसके साथ कंपेयर करेंगे। करते हैं, करते हैं, करते हैं, अरे करते हैं, करते हैं भाई, करते हैं। ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और आप ले लीजिए फिर से लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये लीजिए, अब लीजिए, अब लीजिए, अब आप अटैक करवाइए। अगर अब आप अटैक करवाएंगे तो ये न्यूट्रल है, किसकी तरह, ठीक मेटल फ्रेगमेंट की तरह, मेटल फ्रेगमेंट भी न्यूट्रल ही था, ये भी न्यूट्रल है। अब आप ट्रांजिशन स्टेट को देखिए, अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। ये देगा, ये देगा, और अगर ये देगा तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव चार्ज, ओहो हो, ठीक है। ये क्या है सर, ये लीव कर रहा है, ये लीव कर रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया, क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गए। यहां पर क्या था, दोनों न्यूट्रल थे, दोनों न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, यहां चार्ज सेपरेशन हो गया है, चार्ज है, ये ट्रांजिशन स्टेट चार्ज्ड है, चार्ज्ड, चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है। और ऐसी ही ट्रांजिशन स्टेट इस केस में भी बन सकती है, ऐसी ही ट्रांजिशन स्टेट इस केस में भी बन सकती है। अरे ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी ही ना, अबे ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी ना, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहां पर एक स्टेबल स्टेबल इंटरमीडिएट भी बन सकता है। अरे मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, ऑर्गेनिक के SN2 का और ऑर्गेनोमेटेलिक्स के SN2 लाइक,
ऑक्सीडेटिव एडिशन मैकेनिज्म का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑर्गेनिक में SN2 में क्या होता है, वहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनता। अबे ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर सीधे प्रोडक्ट बन जाता है। अरे तुम्हें वो भी नहीं आता क्या? अरे ऑर्गेनिक में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बनते, ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधे प्रोडक्ट बन जाते हैं। लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट भी बन सकता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट बनेगा उससे पहले ट्रांजिशन स्टेट भी तो बनेगी ना यार। तो ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं मैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब गजब की बात आप मेरी सुनिएगा, मैं कमाल की बात अब आपको बोलने वाला हूं, क्योंकि ये न्यूट्रल है। यहां पर क्या है, चार्ज सेपरेशन है, चार्ज डेवलप हो गए हैं। ये क्या है, ये डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट है। दिस इज डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट, और डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट है तो इसे कौन स्टेबलाइज कर सकता है सर? पोलर ट्रांजिशन स्टेट है। पोलर ट्रांजिशन स्टेट को तो पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट। तो फिर ऐसे में ये जो रिएक्शंस है ना, ये वाले जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि इनकी ट्रांजिशन स्टेट पोलर है। रिएक्टेंट से ज्यादा पोलर इनकी ट्रांजिशन स्टेट है, और क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पोलर है और पोलर सॉल्वेंट पोलर ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं। फिर से बोलता हूं, ट्रांजिशन स्टेट पोलर है, ज्यादा पोलर है रिएक्टेंट से, और क्योंकि पोलर सॉल्वेंट पोलर ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा बेहतर स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये पोलर सॉल्वेंट में बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या ऐसा इनके साथ भी हो सकता है क्या? ऐसा कुछ पाया गया है क्या? पाया गया है दोस्तों, पाया गया है। देखिए, जो भी है, अब मैं आर को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सीधे ही न्यूक्लियोफाइल सर अटैक किया, यहां पर इसके सिग्मा स्टार में अटैक कर दिया। अब एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अरे ट्रांजिशन स्टेट तो हर रिएक्शन में बनती है ना यार, बस इनमें फायदा ये होता है कि इनमें कई बार ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबल इंटरमीडिएट भी मिल जाते हैं। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी आप बस दिल थाम के जुड़ जाइए दोस्तों, दिल थाम के आप जुड़ जाइए। कार्बन, ठीक है, एक्स क्या हो रहा है सर? ये दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सर ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ना साथ लेके निकल रहा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव। तो ये क्या हो गई? ये भी ऐसी ही ट्रांजिशन स्टेट हो गई, डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट हो गई। और डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट पोलर सॉल्वेंट में ये क्या होंगे? ये पोलर सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं होंगे, पोलर सॉल्वेंट में कम स्टेबल होंगे, क्योंकि ये आयन नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन क्योंकि ये तो आयनिक है, ये तो इसमें तो चार्ज सेपरेशन है, इसमें तो पोल्स डेवलप हो चुके हैं। तो फिर ऐसे में ये डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट पोलर सॉल्वेंट में बहुत जबरदस्त स्टेबल होंगी। मतलब पोलर सॉल्वेंट इनको बनाना चाहेंगे, इनको स्टेबलाइज करेंगे, और अगर ये स्टेबलाइज हो गई तो रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे। इसमें भी ये देखा गया, इनमें भी ये देखा गया, ऑर्गेनिक में भी। इस रिएक्शन को जब अपन ने पढ़ा तो हमने ये देखा कि पोलर सॉल्वेंट इन रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। पोलर सॉल्वेंट मतलब पानी, एसिटिक एसिड, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट मीथेनॉल, ठीक है, क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट से ज्यादा पोलर है। तो ये वाले रिएक्शंस भी इन पोलर सॉल्वेंट में फास्ट हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, जो कि बता रहा है, चीख के कह रहा है कि ये इसी तरह की डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट से गया है, जैसा कि ऑर्गेनिक वाले SN2 वाले जाते हैं। आया आपको समझ में? अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पर ये लीव कर जाएगा, यहीं से वो अगला वाला स्टेप हुआ, कि यहां पर ये बन गया। तो ये क्या हुआ? ये पहला इंटरमीडिएट बना, इट इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट। और अब क्या होगा? इस पर दरअसल अटैक करेगा हैलाइड, ठीक है, और हैलाइड इसको इस पर अटैक करेगा, और फिर इससे जुड़ जाएगा, और बनेगा क्या? बनेगा एक्स अटैक करेगा ना, XLM और CH3। ये क्या हो गया आपका? सर यही तो है ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है? ये सर स्टेप 2 है। दिस इज स्टेप 2। और पहले वाला स्टेप क्या था? दिस इज स्टेप 1। ये था स्टेप 1। आया आपको समझ में? ट्रांजिशन स्टेट बनना, ट्रांजिशन स्टेट से
ट्रांजिशन स्टेट से इसका बनना, दिस इज स्टेप 1, और फिर इसका अगले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना, दैट इज स्टेप 2। आया आपको समझ में? अरे आपको मेरी बातें समझ में आई? यहां पर ये स्टेप 1। अरे आपके पास मेटल फ्रेगमेंट है, आपके पास सबस्ट्रेट है, दोनों को आपने पास लेकर आए, आप एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, जो कि नॉर्मली होता है, दोनों पास आए, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर ट्रांजिशन स्टेट से एक प्रोडक्ट बना जो कि ये था, ये दिस इज, और फिर इस पर दोबारा अटैक हुआ, इसी पर दूसरा अटैक हुआ, और दूसरा स्टेप वहां से जनरेट हुआ जहां से आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, दिस इज फाइनल। तो ये क्या हो गया? ये एक 2 स्टेप प्रोसेस हो गई, दिस इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। जबकि ऑर्गेनिक में क्या था? ऑर्गेनिक में यहां पे क्या था? यहां ट्रांजिशन स्टेट थी, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। अरे ऐसे था, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले LNMXY, यही है। तो पहले क्या हुआ? पहले ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट से X बना, ये ठीक है, और फिर इसमें Y ऐड हुआ, और फिर ये बन गया X और Y, ये। अरे यही तो है। तो ये क्या हो गया? ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स में हो गया, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक्स। और अगर अपन ऑर्गेनिक में करवाएं, तो फिर क्या हो जाएगा? यही अगर अपन ऑर्गेनिक में करवाएं तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधे ही क्या बन जाएगा? सीधे ही न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो X के साथ जुड़ा हुआ होगा, और Y ऐसे बाहर निकल गया होगा। तो फिर यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट बनी, पहला स्टेप, दैट्स इट, एंड। ये क्या है? ये फाइनल प्रोडक्ट है, यहां पर ये फाइनल प्रोडक्ट है। आया आपको समझ में? आपको आया समझ में? तो ये खेल होता है ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, और ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आया आपको समझ में? तो फिर ऐसे में इसे आप कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। ये है SN2 लाइक मैकेनिज्म इन ऑर्गेनोमेटेलिक्स, जहां पर आपने देखा कि जो बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि वो डाइपोलर नेचर की है, और क्योंकि पोलर सॉल्वेंट डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट्स को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, बेहतरीन स्टेबलाइज करते हैं, तो उनके होने से उन पोलर सॉल्वेंट्स के या फिर सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी बढ़ाने से ऑर्गेनोमेटेलिक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की रेट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जो कि इशारा करती है कि ये SN2 मैकेनिज्म से हुआ है। आया आपको समझ में? ये रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म से हुए हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? सर ऑर्गेनिक में जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक में जो न्यूट्रल वाले होते हैं ना, ऑर्गेनिक में न्यूट्रल वाले ये सर, ये जो होते हैं ना, ये बिल्कुल इनको जब अपन करवाते हैं, तो फिर जैसे हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाते हैं ना, तो इनके रेट बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, वो पोलर नेचर की है। तो ये भी तो वैसे ही है, ये भी न्यूट्रल, ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, ये मेटल फ्रेगमेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी न्यूट्रल है। तो फिर ऐसे में अगर यहां पर भी अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं और रेट बढ़ रहे हैं, तो फिर ये भी किस तरफ इशारा कर रहा है? ये भी डाइपोलर सिमिलर ट्रांजिशन स्टेट की तरह इशारा कर रहा है, जो कि ऑर्गेनिक में बनी थी SN2 रिएक्शन में। यहां पर भी ऐसी कुछ बनी होगी, तभी सॉल्वेंट की पोलैरिटी इनको स्टेबलाइज कर पा रही है और इनके रेट बढ़ा पा रही है। आया आपको समझ में? यहां पर क्या होता है सर? यहां पर अगर अटैक हुआ, इस पर कार्बन पर अगर अटैक हुआ, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि यहां पीछे अटैक हुआ है, सिग्मा स्टार में अटैक हुआ है, जो कि अटैक यहां पर भी पीछे ही हो रहा है, तो फिर यहां पर क्या हो जाता है सर? इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन। तो फिर चेक करो कि यहां पर भी इन्वर्जन हो रहा है क्या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस में भी इन्वर्जन हो रहा है क्या? हाँ सर, हो रहा है। अच्छा, अब आपको ये प्रूफ करने के लिए कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाते हैं, देखिए ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जा रहा है, मूव्स थ्रू रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहला तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ये ठीक वैसी ही है जैसा कि अभी मैंने दिखाया PS3 के केस में जो बनी है, डाइपोलर नेचर की है, और सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने से रेट बदलते हैं, रेट चेंज हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये इशारा कर रहा है
कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, ये ऑर्गेनोमेटेलिक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से गया है। एक तो ये तरीका है कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी आप देख लें, पोलैरिटी चेंज करने से ट्रांजिशन स्टेट, अगर पोलैरिटी बदली तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बदलेंगी। मान लीजिए अगर आप, ये आपकी डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट है, डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट, अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम कर दें, कम करने लगे, तो ये स्टेबल नहीं होगी, और अगर ये स्टेबल नहीं होगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी बदलने से रिएक्शन के रेट में क्या चेंज आ रहा है, ये आप एक बार एनालाइज करके देख रहे हैं दोनों में, वहां पर ऑर्गेनिक में भी, यहां पर भी। तो दोनों में कॉमन क्या है, जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की कॉमन ट्रांजिशन स्टेट है, और दोनों की कॉमन ट्रांजिशन स्टेट डाइपोलर नेचर की है, क्योंकि पोलैरिटी बढ़ रही है और रेट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट की पोलैरिटी भी बढ़ी रही है। तो मतलब वो ऐसे ही हुआ होगा। समझ में आया आपको? अरे आपको मेरी बात समझ में आई? एक तो ये, और दूसरा क्या है, क्योंकि SN2 में क्या होता है, SN2 में जो कायरल सेंटर होते हैं ना, कायरल सेंटर का इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन, क्योंकि कायरल सेंटर के वैकेंट सिग्मा स्टार में दिया जाता है, वैकेंट सिग्मा स्टार में दिया जाता है, और वैकेंट सिग्मा स्टार में अगर दिया जाएगा तो फिर भैया इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन SN2 में ऑर्गेनिक में भी मिलता है, यहां पर भी मिल रहा है, लेकिन अब मैं वो रिएक्शन नहीं करने जा रहा जिसने ये साबित किया कि इन्वर्जन हो जाता है, वो अभी मैं नहीं करने जा रहा, क्योंकि वो बड़ा खेल है। वो पैलेडियम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें इंसर्शन करवाया गया है, फिर कार्बोनाइलेशन करवाया है, फिर मिथेनोलाइसिस करवाई है, वो साबित कर देती है कि ये जो रिएक्शन हुआ है, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, किस पर, मिथाइल आयोडाइड पर, मिथाइल आयोडाइड पर, वो SN2 से ही चला है, वो SN2 से ही चला है। यहां पर तो आप कर नहीं पाएंगे, यहां तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तीनों ग्रुप एक जैसे ही है, दिस इज एक जैसे, ये तो एक जैसे ही है, दीज आर एक जैसे। हाँ, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, चलिए मैं इसका वो बना देता हूं आपको, इसका मैं वास्का वाला बना देता हूं, वास्का पर इसका प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं, और वास्का में जो इसका प्रोडक्ट बनता है ना, वो चीख के कह देता है कि ये SN2 से ही हुआ है। जैसे वास्का पे अगर आप अपन देखेंगे ना, ठीक है, CH3 है, इसी तरह का है, इसी तरह का है, अरे इसी तरह का है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, इरिडियम है, इरिडियम का आप अटैक कराइए CH3 पर। तो ये क्या है सर, इरिडियम है, इधर पिटाई, तो ये क्या है, D9 है, D9 टाइप का हो गया। अरे न्यूट्रल एटम मेथड से करना, एक क्लोरीन दे देगा और 6 यहां से आ जाएंगे, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे ही अटैक करेगा इस CH3 के सिग्मा स्टार में, तो बनाएगा क्या, इरिडियम CH3, यहां पर क्या होगा, PPH3, यहां पर क्या होगा, PPH3 Cl और PPH3, ठीक है। और ये वाली जो साइट होगी ना दोस्तों, ये वाली जो साइट होगी वो वैकेंट होगी, ये वाली साइट वैकेंट होगी, ये बनेगा, दिस इज, ये बनेगा पहले ये बनेगा। देखिए फिर से वही हुआ, 16 है, आपने अटैक करवाया, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी, जरूर एक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी जिसमें इरिडियम इस CH3 के साथ एक वीक बॉन्ड बना रहा होगा, इस CH3 के साथ एक वीक बॉन्ड बना रहा होगा, और ये बॉन्ड टूट रहा होगा। तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये पहला इंटरमीडिएट बनेगा, और ये स्टेबल है, दिस इज स्टेबल, ये बनेगा, ये बन गया। और इसके बनने के बाद देखिए इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में SN2 में जो रिएक्शन चलते हैं, SN2 मैकेनिज्म से जो रिएक्शन चलते हैं, उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट है ये, क्योंकि ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट नहीं बनते, सीधे ट्रांजिशन स्टेट बनती है और प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या करना है, अब यहां पर ये जो CH3 है ना, ये CH3 क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट कमाल का होता है, ट्रांस इफेक्ट, इसलिए ये चाहता है कि इसके अगेंस्ट जो ऑर्बिटल हो ना वो खाली हो। तो यहां पर क्या हो गया, ये ऑर्बिटल खाली हो गया, और यहां से क्या लीव किया था, यहां से लीव किया था आयोडाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने कहा था ना ऑर्गेनोमेटेलिक्स में SN2 रिएक्शन 2 स्टेप में चलते हैं, और जो सेकंड स्टेप होगा ना दोस्तों, वहां पर सेकंड स्टेप में इस आयोडाइड का यहां पर इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक होगा, और बनेगा क्या, बनेगा इरिडियम CH3 आयोडाइड। ओहो हो, ये दोनों आपस में क्या हो गए सर, ट्रांस पे हो गए। यही सवाल पूछा था उसने, बताइए स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी क्या होगी सर, ट्रांस हो गई।
आया आपको समझ में? तो ये वाला खेल था, दिस इज द खेल, ये है खेल। तो फिर मैंने यहां पे क्या बोला, मैंने यहां बोला या तो आप ट्रांजिशन स्टेट को देखिए, ट्रांजिशन स्टेट को देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट किस तरह की है और इसको आप कैसे देख सकते हैं, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं रेट और सॉल्वेंट पोलैरिटी के कंपैरिजन से। रेट किस तरह से बदल रहा है अगर अपन सॉल्वेंट की पोलैरिटी बदल दें, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट ट्रांजिशन स्टेट पे होता है। समझ गए आप मेरी बात? सॉल्वेंट पोलैरिटी सीधे किसको अफेक्ट करती है? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को। सॉल्वेंट पोलैरिटी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है, और स्टेबिलिटी अगर उसके साथ अगर खिलवाड़ हो जाए, स्टेबिलिटी अगर अफेक्टेड है तो फिर रेट अफेक्टेड होंगे। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के साथ अगर आप ऊंच नीच करेंगे, उसके साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो रेट तो अफेक्टेड होंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो आप या तो यहां से जा सकते हैं, ये भी आपने एनालाइज कर दिया, आप ये भी है, मैं ये भी एनालाइज किया हुआ हूं, लेकिन मैं ये यहां पे पढ़ा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये एक पैलेडियम का एक बड़ा रिएक्शन है जिसमें उसने 3 स्टेप में 3 अलग अलग रिएक्शन चला के उनका कार्बोनाइलेशन करवा के, सीओ इंसर्शन करवा के, मिथेनोलाइसिस करवा के ये साबित कर दिया कि जब भी कभी कायरल सबस्ट्रेट पर SN2 होंगे तो फिर वहां पर भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स में भी वहां पर भी इनवर्जन होते हैं। तो जो कि चीख चीख के कहता है कि ये रिएक्शन SN2 से ही गया है। आया आपको समझ में? चलते हैं अब आगे। आया आपको समझ में? अब आगे चलते हैं। अब मैं इनके नेचर की चर्चाएं करूंगा। अब आप मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसा कि वास्का अपन देख चुके हैं, जब आप मोनसेंटो एसिटिक एसिड सिंथेसिस करते हैं, तो वहां पर भी CH3 का ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, CH3I का ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ठीक है, कहां किस पे होता है? वहां पर होता है रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, रोडियम का ये होता है शायद, इस पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है CH3I का। मैं इसका प्रोडक्ट भी आपको बता देता हूं। ये भी क्या है? रुकावट रहा 9, न्यूट्रल एटम मेथड से चलेंगे, 4 यहां से आ जाएंगे, 2 यहां से आ जाएंगे, आयोडाइड है, और 1 ऊपर से आ जाएगा। तो ये भी क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो इस पर भी CH3I का एडिशन होता है, और इसमें भी क्या बनता है? इसमें प्रोडक्ट आप वही बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे वो होगा ट्रांस वाला। ओहो, यही इसका प्रोडक्ट होगा। आया आपको समझ में? यही इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या है? ऑक्सीडेटिव एडिशन से चला है। अब अगर आप यहां देखेंगे तो रोडियम क्या है? 9 है सर, रोडियम 9 हो गया, रोडियम इज 9, 10, 11, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है, और एक ये वाला आयोडाइड हो गया, और एक CH3 हो गया। कितने हो गए? 9, 2, 11, 11, 11, 15, 16, 17, और एक ऊपर नेगेटिव। क्यों लगाया नेगेटिव? नेगेटिव क्यों लगाया? ये न्यूट्रल है मेरे भाई, इट इज न्यूट्रल। और ये क्या है? ये पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? अरे रिएक्टेंट में अगर नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोडक्ट में तो नेगेटिव चार्ज दिखेगा ना, वो कहां जाएगा? समझ गए आप मेरी बात? तो फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और एक ये 18। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज बन गई। तो मॉन्सेंटो प्रोसेस में भी रोडियम कॉम्प्लेक्स पर CH3I का एडिशन, मिथाइल आयोडाइड का एडिशन दरअसल एक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ही है। आया आपको समझ में? मेरी बातें समझ में आई? चलते हैं अब आगे चलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। SN2 लाइक है, बहुत बढ़िया। होता कैसे है ये मैंने आपको दिखा दिया है, कैसे होता है ये मैंने आपको दिखा दिया है। किस तरह से मेटल फ्रेगमेंट अपने डी इलेक्ट्रॉन्स, उसके जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन डी इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले जो सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट में जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप, सो कॉल्ड जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा MO है, उसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा स्टार है उसमें अपने डी इलेक्ट्रॉनों को देता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद पहला इंटरमीडिएट बनाता है, और फिर वो पहला इंटरमीडिएट, उस पहले इंटरमीडिएट पे लिविंग ग्रुप वापस आके अटैक करता है, जो कि स्टेप 2 को जन्म देता है। और फिर ऐसे में ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादातर ट्रांस होती है। आया आपको समझ में?
आ गया आपको समझ में? चलते हैं अब आगे। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने ऑर्गेनिक में देखा था। ऑर्गेनिक में देखा था न्यूक्लियोफाइल होता है और यहां पर लिविंग ग्रुप होता है। तो फिर ऐसे में अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट क्या होता है सर? रेट जो होता है ना, रेट ट्रांजिशन स्टेट में सर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। रेट जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है और सर सबस्ट्रेट के कार्बन के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है सर। दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है सर। ये बायमॉलिक्यूलर है, बायमॉलिक्यूलर। तो फिर अगर ऑर्गेनोमेटेलिक्स में बात करूंगा तो यहां पर ये क्या हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा? मेटल फ्रेगमेंट आ जाएगा, मेटल फ्रेगमेंट। तो ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा और इसी तरह की उसी सेम तरह की ट्रांजिशन स्टेट देगा और सेम तरह की ट्रांजिशन स्टेट देगा। तो फिर इसमें भी रेट जो होते हैं वो क्या होंगे? वो फर्स्ट ऑर्डर होंगे मेटल फ्रेगमेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में और फर्स्ट ऑर्डर ही होंगे सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में। तो फिर ये भी क्या हो गए? वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो SN2 मैकेनिज्म से चलते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है सर? सेकंड ऑर्डर होते हैं वो, सेकंड ऑर्डर। ठीक वैसे ही जैसे ऑर्गेनिक में होते हैं। चलिए दूसरी की चर्चा करते हैं, दूसरे पॉइंट की। बहुत बढ़िया। इसमें रेट किस पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर SN2 का रेट अपन देखें तो किस पे डिपेंड करता है सर? ये जो लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप, ये कितना बेहतरीन लिविंग ग्रुप है उस पे डिपेंड करता है। कितना जबरदस्त लिविंग ग्रुप है, इसकी लीव करने की टेंडेंसी कितनी अच्छी है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड्स ऑन लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी खुद दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे? बहुत कमाल की बात बोल रहा हूं, मेरी एक एक बात बहुत कमाल की है, मेरी बातें सुनिए बस। लिविंग ग्रुप एबिलिटी खुद दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है CX बॉन्ड स्ट्रेंथ पर और दूसरा X नेगेटिव, ये जो लीव कर रहा है जो ग्रुप, उसकी स्टेबिलिटी पर। बॉन्ड स्ट्रेंथ पर और लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पर। लिविंग ग्रुप खुद कितना स्टेबल है, लीव करने के बाद वो जो एनायन बना वो खुद कितना स्टेबल है, इस पे डिपेंड करती है। तो दोनों केसेस में ये पाया गया है। या फिर यहां मैं ये कह दूं कि यहां ये पाया गया है कि ये अगर आप X को बदलेंगे ना तो फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के रेट इस तरीके से बदलते हैं, जैसे जैसे X की लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती है ना, रिएक्शन के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो ये खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से हो रहे हैं। जैसे X अगर CF3SO है, CF3SO3 है, तो भैया ऐसे में इनमें अगर लिविंग ग्रुप ये है तो फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन बहुत तेजी से होंगे। फिर आ जाएगा I, फिर आ जाएगा OTS जो कि Br के बराबर है और फिर आ जाएगा क्लोराइड। समझ गया आप मेरी बात? तो यही ट्रेंड होता है SN2 में, ऑर्गेनिक के SN2 में, और यही ट्रेंड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक्स में भी। अगर आप X को बदल दें, अरे मिथाइल आयोडाइड लिया था ना मैंने अभी, मैं मिथाइल आयोडाइड की जगह मैं ये ले लूं, इनको ले लूं, मतलब ये सारे ले लूं, मिथाइल आयोडाइड को हटा के CF3SO3 ये ले लूं, आयोडाइड ले लूं, OTS ले लूं और क्लोराइड ले लूं, ब्रोमाइड ले लूं। तो फिर ऐसे में रिएक्शन के जो रेट होंगे ना वो इस तरीके से बदलेंगे, जितना आसानी से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, जितनी ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी, जितना आसानी से वो लीव करेगा, उतने ही फास्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं। ये बात चीख चीख के कह रहा है कि ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से ही हुआ है। समझ गए आप मेरी बात? अरे SN2 के रेट किस पे डिपेंड करते हैं सर? SN2 के रेट डिपेंड करते हैं लिविंग ग्रुप कितनी आसानी से लीव कर जा रहा है। जितनी आसानी से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा उतने फास्ट रिएक्शन होंगे। तो फिर यहां पर भी यही हो रहा है, यहां पर भी इनकी जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है, अगर आपने ये लगाया CF3SO3 लगाया तो बहुत आसानी से लीव कर जाएगा। आयोडाइड उससे थोड़ा सा धीरे लीव करेगा, OTS और धीरे लीव करेगा, क्लोराइड बहुत धीरे लीव करेगा। तो फिर क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्लोराइड की बेहद कम है, इसलिए क्लोराइड के साथ जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होंगे वो बेहद स्लो होंगे, लेकिन अगर इसके साथ बात करें तो बहुत फास्ट होंगे। आया आपको समझ में? ये था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की और चर्चा करते हैं।
रेट डिपेंड किस पे करता है? यहां से आपको क्या समझ में आ गया? यहां से आपको समझ में आ गया रेट डिपेंड्स ऑन लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक है, वहां पर भी डिपेंड करती है, SN2 ऑर्गेनिक में भी डिपेंड करती है। क्यों क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है। क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, उसमें मैंने पहले भी बोला था, जो ट्रांजिशन स्टेट है ना उसमें एक्स के साथ बॉन्ड टूट रहा है। अरे मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बना रहा है, ये बने, ये जितनी तेजी से बने और वो जितनी तेजी से टूटे, अरे ये जितनी आसानी से बन जाए और वो जितनी आसानी से टूट जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बहुत बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो जाए, ये चीजें बहुत जल्दी हो जाए। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है? ये बॉन्ड बन रहे हैं, अगर ये बॉन्ड बहुत जल्दी बन जाए, ये बहुत जल्दी बन जाए और वो बहुत जल्दी टूट जाए, तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा ना यार। तो फिर ऐसे में दोनों ही, ये मेटल कितनी जल्दी से बॉन्ड बना लेगा, तो मतलब मेटल कितना इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल कितना न्यूक्लियोफिलिक है, और लिविंग ग्रुप कितनी आसानी से लीव करता है, मतलब उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कितनी गजब की है। यही तो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वही तो बता रहा हूं यार। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? तीसरी बात, इन रिएक्शंस के, ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इन रिएक्शंस के जो इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन है, जैसे मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था, फिर से आप यही चले जाइए, SN2 पे चले जाइए, SN2 पे यहां चले जाइए, यहां पे चले जाइए, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन सेंटर पे जुड़ रहा है, मेटल फ्रेगमेंट जाके कार्बन सेंटर पे जुड़ रहा है जाके, दो अलग अलग इंटाइटी आके जुड़ रही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो रहा है तो फिर इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन जो होगा वो इन रिएक्शंस का नेगेटिव होता है। जो फिर क्या कह रहा है कि रिएक्शंस एसोसिएटिवली चल रही हैं, या फिर आप कहिए कि SN2 से चल रही है। आया आपको समझ में? चौथा पॉइंट, ओहो, मैंने अभी बोला कि मेटल जितना न्यूक्लियोफिलिक होगा, रेट, मेटल की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी हाई होगी, रेट उतने ही हाई होंगे, अटैक उतना ही आसान होगा। मैं ये कहता हूं कि अटैक उतना ही आसान होगा, अटैक ईजियर होगा, और अगर अटैक ईजियर होगा तो रेट हाई होंगे, रेट ज्यादा होंगे, यही होगा। तो फिर मेटल की न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है? इन पे। अगर L PMe3 है और अगर L PE3 है, तो फिर मुझे बताइए कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक? सर यहां पर तो CH2 CH3 लगा हुआ है, यहां केवल CH3 लगा हुआ है, तो क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा रिच है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो फिर ये वाले इसके साथ जो मेटल होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा, वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, और अगर वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा तो इनके साथ अटैक करने आसान हो जाएंगे, और अगर इनके साथ अटैक करने आसान हो जाएंगे तो इनके साथ रेट ज्यादा होंगे, और ऐसा ही पाया जाता है। समझ में आ गया आपको? अरे वहां पर क्या होता है? वहां पर तो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल को जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली रिच बनाएंगे तो वो फास्ट रिएक्ट करता है, तो यहाँ वैसे ही अगर आप फॉस्फोरस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या करेंगे? ये डायरेक्टली मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मेटल बहुत तेजी से अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा और फास्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। आया आपको समझ में? चलिए आपको पता ही है पोलर सॉल्वेंट की जैसे ही पोलैरिटी बढ़ती है, जैसे जैसे इनकी पोलैरिटी बढ़ेगी, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगी, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबलाइजेशन अगर बढ़ेगी तो फिर रेट क्या होंगे? रेट बढ़ जाएंगे। ये हमने देखा ही, ये तो अपन ने देख ही लिया, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट डाइपोलर नेचर की होती है, ये अपन ने देख ही लिया। ठीक है। क्या कह रहा है कि रेट जो होता है ना, जैसे मैंने अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक नेचर की बात की, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक नेचर की बात की, इलेक्ट्रॉनिक नेचर
और ये मैंने पहले भी कर ली थी, पिछले वाली क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक नेचर की बात कर ली थी। इसके स्टेरिक नेचर की भी तो आप बात करेंगे। स्टेरिकली अगर ये बहुत बड़ा बहुत बल्की है तो फिर ये क्या कहेगा, ये मेटल को कहेगा भैया स्पेस नहीं है तेरे पास, या तो हमें जोड़ ले, या तो हमें रख ले, या फिर उस नए वाले से जुड़ जा, या तो हमें रख ले, हमें ही कंट्रोल कर ले, या फिर उस नए वाले को ही ले ले, हमें छोड़ दे फिर ले ले उस नए वाले को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक नेचर तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, स्टेरिक बल्क भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो कहता है ये इनका स्टेरिक बल्क डिसाइड करेगा कि इस पर कितनी स्पेस और अवेलेबल है ताकि ये नए वाले को जोड़ भी सके। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेरिकली बल्की है तो फिर ऐसे में मेटल के पास, तो मेटल बहुत चाहता है, मेटल के बहुत अरमान है कि मैं नए जोड़ूं, लेकिन क्योंकि इनका स्टेरिक बल्क बहुत ज्यादा है, ये अलाउ ही नहीं कर रहा, मेटल के पास कोई स्पेस बची नहीं रही है कि वो नए को जोड़ ले, तो इसलिए इनके स्टेरिक बल्क भी बहुत मैटर करते हैं। इनके स्टेरिक बल्क भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ये वाला, मान लीजिए स्टेरिक बल्क में निकल है PaR3, ओहो हो PaR3 4 लगा देता हूं, ठीक है, ये वाला है, और एक हो जाएगा ये वाला। आप 3 ही कर लीजिए, इसको 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना लेते हैं यार। ये ले लीजिए, और PpR3 ये, फिर ये क्या हो गया सर, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, 10 यहां पर और 6 यहां से, ये भी क्या है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लेकिन क्या है यहां पर इनका क्या, इनका स्टेरिक बल्क बहुत ज्यादा है। स्टेरिक बल्क ज्यादा होने की वजह से इसके पास स्पेस कम है, इसके पास स्पेस ज्यादा है, तो फिर ऐसे में ये ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट करेगा। एक तो इसका फायदा है कि यहां पर स्टेरिक स्पेस ज्यादा अवेलेबल है, इसके लिए, और दूसरा क्या है, दूसरा ये बेहतरीन डोनर भी नहीं होते, बेहतरीन डोनर वो होते हैं, और अगर वो बेहतरीन ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच बनाए अगर निकल को, तो फिर निकल ज्यादा आसानी से ऑक्सीडेटिवली ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडेटिवली ऐड कर सकता है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये उतने बढ़िया डोनर नहीं है, ये उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि ये बेहतरीन डोनर नहीं है। PaR3 बेहतरीन डोनर होते हैं, PaR3 मतलब अल्काइल वाले, फास्फोरस के अल्काइल वाले जो काउंटर पार्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतरीन डोनर होते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, ये कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिवली ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच ज्यादा है तो ये ऑक्सीडेटिवली ऐड जल्दी होगा, तेजी से होगा इनके कंपैरिजन में। आया आपको समझ में? इस स्टेरिक बल्क को तो आप वैसे भी समझ गए होंगे, मैं बता रहा हूं जैसे आपको कि अगर बहुत ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड हो गया है मेटल, तो फिर ऐसे में मेटल सेंटर पहले एक को डिसोसिएट करता है, एक को हटाता है। जैसे आपने पैलेडियम के केस में कई बार देखा होगा, पैलेडियम के केस में आपने कई बार ऐसा देखा होगा, पैलेडियम 4, और फिर आपने देखा होगा कि पहले ये पैलेडियम 3 बनता है, फिर ये पैलेडियम 2 बनता है, अब ये एक्टिव हुआ है, दिस इज नाउ एक्टिव, अब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए जा रहा है। समझ गए आप मेरी बात? क्यों ऐसा किन के केसेस में होता है? जब ये लिगेंड स्टेरिकली बल्की हो, स्टेरिकली बल्की। आया आपको समझ में? चलते हैं आगे। अच्छा हाँ, वो जो मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स में SN2 मैकेनिज्म से जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होते हैं उनमें इंटरमीडिएट्स भी आइसोलेट किए जा सकते हैं, उसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। बस इस क्लास को खत्म करते हैं, अब इस क्लास को ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस चीज को इस तरह से और भी समझ सकते हैं, इस चीज को आप और भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आप ऑक्सीडेटिव एडिशन कर रहे हैं इस पर CH2Br पर, ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं। ऑक्सीडेटिव एडिशन आप कर रहे हैं CH2, क्या है, बेंजाइल है, बेंजाइल ब्रोमाइड है, फिर क्या किस पे कर रहे हैं, बेंजाइल क्लोराइड है, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड है। यहां पर आप कर रहे हैं CHBr CH3, ठीक है, यहां पर आप कर रहे हैं H है, Cl है CH3। अब आप मुझे बताइए किस पर बहुत फास्ट होगा, किस पे फास्ट होगा? सर ये क्या है, ये मेटल फ्रेगमेंट क्या करेगा, मेटल फ्रेगमेंट इन पे अटैक करेगा, इन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या है, ये 1 डिग्री है, बहुत आसानी से अटैक हो सकता है, बहुत आसानी से हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट होंगे। इस पे क्या है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये क्या है, इसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम है, इसकी फास्ट है, ये बहुत आसानी से लीव कर जाता है, अरे बॉन्ड बहुत वीक है, और दूसरा नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो यहाँ पर रेट इनके ज्यादा होंगे, फिर इनके होंगे। और फिर अगर इनमें बात करें तो ये भी क्या है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो स्टेरिक बल्क क्या है, स्टेरिक बल्क ज्यादा है इनमें,
इनमें कम है स्टेरिक बल्क, तो फिर ऐसे में मेटल फ्रेगमेंट इन पे अटैक करेगा, इस पे भी अटैक करेगा, लेकिन रेट ये रहेंगे, मतलब 1 डिग्री पर ज्यादा फास्ट अटैक होंगे बजाय 2 डिग्री के। आया आपको समझ में? तो आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, मतलब आप मेटल पे लिगे हुए लिगेंड के स्टेरिक बल्क से भी समझ सकते हैं, और दूसरे से तो समझ ही सकते हैं, जो आपका सबस्ट्रेट है उस पर स्टेरिक बल्क से तो आप समझ सकते हैं, उससे तो आपने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN2 सीखा ही है। आया आपको समझ में? हाँ, ये वो रिएक्शन है जहां पर आप इंटरमीडिएट को भी क्या करते हैं, इंटरमीडिएट को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, अलग हो जाता है। चलिए, क्लास काफी लंबी हो गई है, मैं इतनी लंबी क्लास चाह नहीं रहा था। लास्ट है ये, इट इज द लास्ट, आपका खत्म हो जाएगा यहां पर। ये मान लीजिए Cp है, इरिडियम है, इरिडियम COPH3, एक CO है और एक PH3 PPH3, ठीक है, ये आपके पास है, और इसका आप ऑक्सीडेट, इस पर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा रहे हैं। यहां पर R क्या है, R बेंजाइल है या फिर मिथाइल है, या फिर मिथाइल है। क्या है ये सर? 5 इलेक्ट्रॉन इसके, इधर पिटाई 9 इसके न्यूट्रल एटम मेथड से, 2 इसके और 2 इसके, कितने हो गए? 9 5 14 16, 9 5 14 16 और 18, यही है। 9 इधर पिटाई और होगी, और भी कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है, यही है, यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 हो गए, 9 5 14 4 18। अब आपको क्या लग रहा है कि सर ऑक्सीडेटिव एडिशन करूं या नहीं करूं? नहीं हो सकती सर ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती ऑक्सीडेटिव एडिशन? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर 18 है। बात तो आपकी ठीक है सर, ऑक्सीडेटिव एडिशन तो नहीं हो सकती है क्योंकि 18 है, आप इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं, और अगर ये दोनों ऐड होंगे तो इनको भी लेगा, और इसको लेगा तो ये 20 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। 20 हो नहीं सकता क्योंकि 20 में तो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग तो सिस्टम को अनस्टेबिलिटी देता है। तो फिर ऐसे में ये होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? कैसे होगा? कैसे होगा? क्योंकि ये SN2 से हो रहा है तो होगा ये, क्योंकि ये SN2 से हो रहा है तो होगा ये। याद करो, SN2 ऑर्गेनोमेटिक्स में 2 स्टेप में चलता है, 2 स्टेप में चलता है, तो पहला स्टेप तो करवाओ। अरे पहला स्टेप तो करो आप, पहला स्टेप तो करवाओ। पहले स्टेप में देखें तो क्या होता है, पहला स्टेप तो करवाओ। और पहले स्टेप से जो इंटरमीडिएट 1 बनता है ना, वो कई कई बार बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, उसको जरूरत ही नहीं होती वो आगे चले। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बोलेंगे क्या? नहीं, ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन गया है, SN2 का रोल है इसमें, ये हम जरूर यहां से साबित कर देंगे। ये लो लो लो, अब यहां पर क्या होगा? इरिडियम D में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, उठा के यहां फेंकेगा, इसको देगा, इसके सिग्मा स्टार में देगा, और सिग्मा स्टार में देगा तो ये आयोडाइड लीव कर जाएगा, और आयोडाइड को लीव करवा दो, और यहां पर हो जाएगा इरिडियम, ये लीजिए R, ठीक है, CO PPH3 क्योंकि इरिडियम ने क्या है? इरिडियम ने दिया है, ये इरिडियम ने दिया है, तो पॉजिटिव, और आयोडाइड बाहर ही रहेगा नेगेटिव के फॉर्म में, इरिडियम से नहीं जुड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात? इरिडियम से नहीं जुड़ेगा, इस तरह से रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट हो गया, स्टेबल इंटरमीडिएट, ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट हो गया। समझ गए आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझ गए क्या? तो फिर अगर इसमें अपन देखें तो Cp पे फिर से 5, Cp पर फिर से 5, R पर 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव, और इरिडियम के भी तो ले, अरे इरिडियम के भी तो ले, कट गया। 9 4 9 5 14 14 4 फिर से 18, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना रहा बिल्कुल। और कैसे हुआ ये कैसे हो गया? सर SN2 मैकेनिज्म से ही हुआ। आया आपको समझ में? तो ये आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन हो जाता है कई बार स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का भी, और ये चीख के कह रहा है कि ये रिएक्शन फिर से SN2 से ही हुआ होगा, पक्का SN2 से हुआ है। आया आपको समझ में? लेकिन ये क्या है? ये अपने आप में क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है? नहीं, आयोडाइड इसके साथ नहीं जुड़ा। अब आयोडाइड आके यहां पर
यहाँ पर आयोडाइड आके एक नया बॉन्ड बनाए, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ना 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 ना। अच्छा ये पहला था क्या, यहीं से स्टार्ट किया था क्या अपन ने यहीं से स्टार्ट किया था क्या, ये लेना, अरे ये लेना, ये लेना, ये सेकंड स्टेप ये नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ, दिस इज नॉट, ये नहीं हुआ, ये होता ऑक्सीडेटिव एडिशन का फाइनल प्रोडक्ट। अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ होता तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता, मेटल से दोनों जुड़े होते, ये भी जुड़ा होता, CH3 भी जुड़ा होता, वो R भी जुड़ा होता और वो I भी जुड़ा होता, तो ये नहीं हुआ, ये सेकंड स्टेप नहीं हुआ, पहला पहला केवल स्टेप हुआ है, मतलब यहीं पर आकर स्टेबल प्रोडक्ट बन गया है, आगे नहीं गया रिएक्शन। तो वो क्या है, वो एक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन वो जो रिएक्शन हुआ है ना वो SN2 से हुआ है, ये बात सच है, ये बात तय है। आया आपको समझ में? तो आपको आज समझ में आया होगा कि किस तरह से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से किस तरह से होते हैं और क्या क्या रिजेंबलेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के SN2 की और ऑर्गेनोमेटेलिक्स में SN2 की। आपने दोनों को देखा होगा, दोनों में बहुत हद तक रिजेंबलेंस है, बस दोनों में एक जो बात जो बेहद अलग है वो यही है कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स में इंटरमीडिएट भी बन जाते हैं, स्टेबल इंटरमीडिएट भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट जैसा SN2 में कुछ नहीं होता, वहां पर केवल ट्रांजिशन स्टेट होती है और ट्रांजिशन स्टेट से सीधे फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि यहाँ पर इंटरमीडिएट बन सकता है और इंटरमीडिएट की फिर ट्रैपिंग होती है और फिर वहां से फाइनल ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोडक्ट बनता है सेकंड स्टेप में। आया आपको समझ में? तो ये कुछ खेल था और ये बिल्कुल मिलते जुलते थे, जिस तरह से वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह से सॉल्वेंट रेट को अफेक्ट करते थे, सबस्ट्रेट का 1 डिग्री होना, 2 डिग्री होना, 3 डिग्री होना, मतलब कार्बन का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होना रेट को अफेक्ट करता था, ठीक वैसे ही, एकदम वैसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक्स में भी ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट सबस्ट्रेट पर कितनी आसानी से अटैक कर देगा, वो सबस्ट्रेट के नेचर पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कितनी आसानी से अटैक कर रहा है वो तो है ही है, लेकिन इसकी आसानी के अलावा इसका स्टेरिक बल्क भी बहुत मैटर करता है, जैसा कि ऑर्गेनिक में करता था। तो यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी साइड एटम्स पे भी डिपेंड करती है, साइड लिगेंड्स पे भी डिपेंड करती है। समझ गए आप मेरी बात? तो लगभग दोनों में बहुत हद तक कंपैरिजन, बहुत हद तक इनमें रिजेंबलेंस है, इनका बहुत हद तक कंपैरिजन करना आसान है, लेकिन कुछ एक जगह मुश्किल भी है, जैसा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि मेटल पे दो जो एक्स और वाई जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे कैसे होंगे, तो कई बार वो सिस भी हो जाते हैं, कई बार वो ट्रांस भी हो जाते हैं, ज्यादातर तो ट्रांस होते हैं जो अपन ने देखा। सिस वाले एक दो केस है, खैर वो अपने उतने काम के नहीं है। अब मैंने आपको ये जो वास्का वाला बताया है और जो मॉन्सेंटो वाला बताया है, यही आपके काम का है, यही कैटालिसिस में यही सब पूछा जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा नहीं उलझना है। हाँ, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है ये काफी इंटरेस्टिंग था, आपको काफी मजा आया होगा। अब अपन दूसरा चर्चा करेंगे कंसर्टेड मैकेनिज्म की। कंसर्टेड मैकेनिज्म के बाद फिर अपन रेडिकल मैकेनिज्म की चर्चाएं करेंगे और फिर इसे समाप्त करेंगे। फिर अपन चलेंगे रिडक्टिव इलिमिनेशन की तरफ, और रिडक्टिव इलिमिनेशन को मैं आपको कोरिलेशन डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, जो कि शायद यूट्यूब पे पहली बार होगा, कोरिलेशन डायग्राम के थ्रू रिडक्टिव इलिमिनेशन रिएक्शंस को समझना। तो चलिए दोस्तों, ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और इसको शेयर जरूर करिएगा, और मेरी जितने भी वीडियोस हैं प्लीज आप उन्हें जरूर देखिए, शेयर जरूर करिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।